Assalamu alaikum. Today we are going to start the fourth lecture of chapter 15 homeostasis और फोर्थ जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का पार्ट भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का पार्ट ए डिस्कस किया जिसमें हमने एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है उसको डिस्कस किया। फिर हमने उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट देखे, दो अप्रोचेस देखी, ओस्मो कन्फॉर्मर्स, ओस्मो रेगुलेटर्स। उसके बाद हमने मेरीन एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन को कम्प्लीटली डिस्कस किया कि मेरीन एनिमल्स ओस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। आज हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है। यही तीन इन्वायरमेंट थे जिनमें हमने ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना था। स्टार्ट करते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर जो होता है वो दरियाओं झीलों के पानी को कहते हैं। फ्रेश वाटर ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, हैविंग हाई वाटर कंसंट्रेशन बट लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अच्छा, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है तो पानी के ज़्यादा हो जाने का ख़तरा होगा और सॉल्ट कम है इन्वायरमेंट में तो एनिमल्स जो हैं वो अपना सॉल्ट लूज़ कर सकते हैं। वाटर गेन कर लेंगे ज़्यादा और सॉल्ट को लूज़ कर देंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम से बचना है। पहला ये है कि पानी क्योंकि बाहर ज़्यादा इन्वायरमेंट में तो पानी जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्ट क्योंकि बाहर कम है और एनिमल की बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा होगा तो सॉल्ट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ख़तरे उन्हें हो सकते हैं। अब इन्हीं दोनों ख़तरों से उन्होंने क्या करना है, बचना है। तो उन्होंने अगर एडजस्ट करना है एनिमल्स ने फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में तो उन्हें कौन से दो काम करने हैं। उन्हें अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को जो उनके अंदर खुद ब खुद एंटर हो जाएगा ओस्मोसिस के थ्रू, एंड ओस्मोसिस के थ्रू, उस वाटर को उन्होंने रिमूव कर देना है। फिर दूसरी उन्होंने कैसे एडजस्ट करना है कि जो सॉल्ट उनकी बॉडी से निकल रहा है उसको उन्होंने निकलने नहीं देना, या अगर निकल भी रहा है तो कम निकालना है और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को अपनी बॉडी में कंजर्व कर लेना है। अब ये दोनों जो एडजस्टमेंट हैं या ये दोनों जो वहाँ पे रहने के लिए उनको ये जो दोनों काम करने हैं ये कैसे करेंगे। ये अडॉप्टेशंस होती हैं उनकी बॉडी में। अडॉप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं, वो इंटेंशनली पानी नहीं पिएंगे। अनइंटेंशनली तो उनके मुंह में पानी आ सकता है लेकिन वो अपनी मर्जी से पानी नहीं पिएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में वाटर एंटर हो रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो इंटेंशनली वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे। फिर जो वाटर उनकी बॉडी में आ गया है अगर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो उस सारे वाटर को वो बॉडी से रिलीज़ कर देंगे। अब कैसे रिलीज़ करेंगे, वो एक्टिवली भी रिलीज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो यूरिन में भी रिलीज़ कर सकते हैं। यानी वो जो यूरिन प्रोड्यूस करेंगे वो डाइल्यूट यूरिन होगा, हैविंग हाई वाटर कंसंट्रेशन एंड लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, फिर ये है कि सॉल्ट को गेन भी करेंगे, यानी वो जो फूड लेंगे क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट जो है उनकी बॉडी से लूज़ हो रहा है और उन्होंने लूज़ नहीं होने देना, उन्होंने एक ख़ास मिकदार सॉल्ट की बॉडी में रखनी है। तो वो जो फूड लेंगे उसमें भी सॉल्ट लेंगे और फिर जो सॉल्ट उनकी बॉडी में हो चला जाएगा उसको वहाँ पे कंजर्व कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। यानी कोशिश करेंगे कि कम से कम सॉल्ट जो है वो यूरिन में रिलीज़ हो। अब यूरिन में सॉल्ट भी ज़रूर रिलीज़ होता है, क्यों? क्योंकि यूरिन जो है वो कभी भी प्योरली वाटर नहीं होता, उसमें वाटर प्लस सोल्यूट्स होते हैं। तो रिमूव होना है सॉल्ट, बट वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो रिमूव हो रही है उसे कम से कम करेंगे, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें वाटर ज़्यादा होगा और सॉल्ट क्या होगा, कम होगा। तो ये उनके पास प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट और अडाप्टेशंस हैं जिसके थ्रू उन्होंने क्या करना है, वहाँ पे ओस्मो रेगुलेट करके वहाँ पे ज़िंदा रहना है। ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की डायग्राम है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बाहर पानी ज़्यादा होता है तो पानी बाहर से अंदर चला जाता है। इसके अलावा अंदर सॉल्ट ज़्यादा है यानी रेड मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो उनका जो है वो नेचुरल फिनोमेना के थ्रू बाहर निकल आना जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने सॉल्ट को कंजर्व करना है और जो एक्स्ट्रा पानी है उससे बचना है। क्यों? क्योंकि पानी अगर ज़्यादा अंदर एंटर हो जाएगा
हमने पहले भी डिस्कस किया कि एनिमल सेल जो हैं वो ज़्यादा पानी के एंटर होने की वजह से बर्स्ट हो सकते हैं, यानी फट सकते हैं। तो पानी अंदर तो आएगा क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन उन्होंने क्या करना है, अंदर रखना नहीं है, उस पानी को रिमूव करते जाना है। तो इसके लिए वो डाइल्यूट यूरिन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। अब हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो ओस्मोरेगुलेशन वहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। उन्हें प्रॉब्लम क्या होता है ओस्मोटिक फ्लडिंग का, यानी पानी बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में एंटर हो रहा होता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उनका सॉल्ट लूज़ हो सकता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो वो वाटर को लूज़ करेंगे और जो सॉल्ट हैं उनको कंजर्व करेंगे। ये दोनों काम उन्होंने करने हैं। जितनी भी अडॉप्टेशंस उनकी बॉडी में होंगी वो ये दोनों काम करने के लिए होंगी। ठीक है जी। अब हमारे पास आते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन से एनिमल होते हैं? जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटिस्ट क्या है? हमारे पास एक किंगडम है। हमने कहा था कि हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है। उन 5 में से एक किंगडम हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है। फर्स्ट ईयर में हमने इसको डिस्कस किया डिटेल से। किंगडम प्रोटिस्टा में हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो बाकी के चारों किसी भी किंगडम में नहीं आ सकते। उनको हम उठा के कहाँ रख देते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा भी होते, एनिमल्स भी होते हैं और एनिमल लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। अब जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं यानी जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, उनकी एग्जांपल में आते हैं प्रोटोजोआ। इनमें क्या इंक्लूड होते हैं? अमीबा और पैरामीशियम वगैरह। ठीक है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम पंप आउट एक्सेस वाटर थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इन्हें भी खतरा है कि इनका पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने पानी को रिमूव करना है। इनके पास पानी को रिमूव करने के लिए ख़ास किस्म के वैक्यूल्स होते हैं जो अपने अंदर वाटर को, बॉडी से वाटर इकट्ठा करके अमीबा और पैरामीशियम की बॉडी से वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। जब ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जितना भी पानी उन्होंने बॉडी से एक्स्ट्रा स्टोर किया होता है वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाता है। तो इस तरह ये एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिलीज करके हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में क्या क्या अडॉप्टेशंस होंगी। सबसे पहली अडॉप्टेशन ये है कि क्योंकि पानी ऑलरेडी उनकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो वो इंटेंशनली पानी नहीं पिएंगी। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर इंटेंशनली। फिर आता है कि एक्सेस वाटर, जो अगर क्योंकि पानी में रह रही हैं तो पानी एंटर तो हो रहा है, गिल्स के थ्रू एंटर हो रहा है, फूड जो वो ले रही हैं उसमें भी पानी एंटर हो रहा है, तो वो उस पानी को कैसे रिमूव करेंगी? यूरिन के थ्रू। ठीक है, और वो यूरिन कौन सा होगा? डाइल्यूट यूरिन, यानी जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। वाटर की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इन्होंने वाटर लूज़ करना है। इन्होंने ये नहीं चाहते कि इनके सेल में जो है पानी भर जाए और ये फट जाए। और सॉल्ट कम क्यों है? क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी इनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा पैसिवली, तो ये उसे रिलीज़ नहीं होने देना चाहते, ये सॉल्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, तो इसलिए कम सॉल्ट उसमें रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है, अब सॉल्ट रिलीज तो कम किया लेकिन सॉल्ट आएगा कहाँ से? कोई नया तरीका भी तो होना चाहिए आने का। तो उसमें क्या है कि ये ऐसी फूड लेते हैं जो सॉल्ट कंटेनिंग होती है, यानी जिसमें सॉल्ट होता है। सॉल्टेड फूड लेते हैं ताकि इनके नमक की ज़रूरत या नमकियात की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स, और फिर एक और तरीका है उनके पास सॉल्ट लेने का, वो एक्टिवली सॉल्ट को लेते हैं। एक्टिवली का वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है एनर्जी यूज़ करके किसी काम को करना। अब इन्होंने एक्टिवली क्यों लिया? एक्टिवली इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि बाहर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ऑलरेडी कम है फ्रेश वाटर में। ठीक है, पानी ज़्यादा है और सॉल्ट कम है और इनकी बॉडी में उसकी निस्बत सॉल्ट ज़्यादा है। तो जब भी किसी चीज़ को हम कम से ज़्यादा की तरफ मूव करवाएंगे तो इसको हम कहते हैं एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स। ठीक है, और गिल्स के थ्रू होता है तो हम गिल्स कहेंगे। अब पैरामीशियम की एग्जांपल है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाया हुआ है।
ये ब्लू कलर में, ये क्या करता है, पैरामीशियम की बॉडी से जो है वो इकट्ठा करता है एक्स्ट्रा पानी को। फिर पानी जब वैक्यूल में भर जाता है तो ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है और पानी आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाता है। इस तरह ये एक्सेस वाटर को रिलीज करते रहते हैं। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में भी इनके अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है, यानी इनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है, जबकि बाहर वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। ठीक है, यही ऑस्मो रेगुलेशन है कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक मेंटेन रखा हुआ है। यानी एक अच्छे मिजाज का इंसान है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ बहुत बुरे लोग रहते हैं, गालियाँ निकालते हैं या इस तरह की और बहुत सी उनमें जो होती हैं वो खसूसियात प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें अगर उन्होंने अपने मिजाज को सरवाइव रखना है तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है अपने अच्छे मिजाज को कायम रखने के लिए। तो यही होता है कि अपना मिजाज या अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, जबकि बाहर डिफरेंट भी है, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, जिसमें एक अगर वाटर की हम बात करें तो वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अच्छा, फ्रेश वाटर फिश में यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये क्या करती है, फूड से, यहाँ पे अगर आपको याद हो कि हमने मेरीन वाली जो डायग्राम पढ़ी थी, मेरीन वाली फिश को क्योंकि पानी की कमी थी तो वो इंटेंशनली पानी ले रही थी, पानी पी रही थी। हमने कहा था कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्योंकि इसे पानी पहले ही इसकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो ये आप देखें तो एक एरो मिसिंग है, यानी ये पानी पी नहीं रही। इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो फूड में आ रहा है। ठीक है, फूड में पानी भी आ रहा है, आयन भी, क्योंकि ये पानी में रह रही है तो पानी खुद ब खुद एंटर हो जाएगा। जैसे हम हवा में रहते हैं तो हवा खुद ब खुद हमारे मुंह में एंटर हो जाएगी अगर हम मुंह खोलेंगे तो। ठीक है, नाक के थ्रू भी वैसे तो एंटर हो रही है। फिर इसने क्या किया है, इसने सॉल्ट को बचाना है। ठीक है, तो लेना भी है तो ये गिल्स के थ्रू भी एक्टिवली सॉल्ट ले रही है, यानी एनर्जी यूज़ करके। फूड भी जो लेगी उसमें सॉल्ट होंगे। फिर कुछ वाटर जो है ऑस्मोटिकली यानी खुद ब खुद फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर इसके गिल्स के थ्रू इसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। अच्छा, एक्सक्रीशन जब इसने करनी है यानी वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करना है तो इसके लिए वेस्ट मटेरियल जो है वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब वाटर क्योंकि अकेला कभी भी यूरिन में रिलीज़ नहीं होता तो इसलिए कुछ सॉल्ट की कंसंट्रेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, तो ऐसे यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। जो कौन रिलीज कर रहा है, किडनीज। ठीक है, किडनीज जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन करके हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसको फिल्टर करते हैं, उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं और फिर बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। किडनी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी हम इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कहते हैं ज़मीन के एनवायरनमेंट को। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ज़मीन पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें जी पानी के लॉस होने का ख़तरा है। फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारे अंदर पानी ज़्यादा है और हमारे एनवायरनमेंट में बॉडी की निस्बत पानी कम है, तो हमारा पानी खुद ब खुद बाहर निकलता रहता है। ठीक है, हम लूज़ करते हैं वाटर को। तो वाटर को कंजर्व करना हमारा पर्पज़ है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका यही पर्पज़ होता है कि वाटर को कंजर्व करना है उन्होंने। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, कि वाटर जो है इवेपोरेटिवली यानी बुखारात बन के उड़ जाएगा जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी यानी पानी की कमी हो जाएगी। तो हमने जी वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। अब यहाँ पे बहुत से एनिमल्स रहते हैं ज़मीन पे, लेकिन हम दो तरह के एनिमल्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे, यानी उनमें जो अडॉप्टेशंस है, और ये दोनों सक्सेसफुल एनिमल है ज़मीन पे, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल आर्थ्रोपोड्स हैं और फिर वर्टिब्रेट्स वगैरह आते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोड्स फाइलम है एनिमल का जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं, और वर्टिब्रेट्स जो हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम भी वर्टिब्रेट में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, सबसे पहली अडॉप्टेशन जो है इनकी स्किन सरफेस में होती है। इनकी स्किन ऐसी होती है कि वो वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होने देती। ठीक है, अच्छा, अब स्किन किससे होती है, स्किन प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। अगर हम आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स की बात करें तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी स्केलेटन कहते हैं ऐसी भी चीज़ को जो प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है कि बाहर स्केलेटन होना, यानी बॉडी या मसल्स का अंदर होना और स्केलेटन का बाहर होना, तो ये होता है एक्सोस्केलेटन। वो वैक्सी लेयर से बना होता है। अब वैक्सीज जो होती हैं वो वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, तो जब इनकी बॉडी के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होगा तो ये वाटर को इवेपोरेटिवली लॉस नहीं करेंगे। जब पानी गुजर ही नहीं सकता तो पानी इनकी बॉडी से जो है इवेपोरेट भी नहीं होगा। तो इन इंसेक्ट्स में ये अडॉप्टेशन हो गई। अब वर्टिब्रेट में क्या होता है, अब वर्टिब्रेट में जो स्किन होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, यानी उसकी कई तहें होती हैं, और वो बनी हुई किससे होती है, वो केराटिनाइज्ड स्किन होती है। केराटिनाइज्ड का क्या मतलब होता है, ये केराटिन प्रोटीन से बनी होती है जो वाटर को इवेपोरेट नहीं करती। लेकिन हमें पसीना आता है, तो वो पसीना हमें कैसे आता है, हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू वाटर जो होता है वो लॉस होता है। अब ये हमारे लिए जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने करनी भी है। क्यों करनी है, क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना आता है, और पसीना जब भी आता है तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो जो हम वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमन स्पेशली जिसमें आते हैं, इनमें बाकी की स्किन तो केराटिन से बनी होती है, लेकिन उसमें थोड़े पोर्स हमने रखे हैं जो हमें रखने पड़े हैं। क्यों रखने पड़े हैं, क्योंकि गर्मियों में हमने अपनी हीट लॉस किसके थ्रू करनी है, इवेपोरेशन के थ्रू करनी है। तो वो है, अदरवाइज स्किन केराटिन से बनी होती है और वो वाटर को इवेपोरेट नहीं करती, जिसकी वजह से हम वाटर लॉस से बच जाते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन क्या है, यानी उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म में, रिएक्शन में ऐसी क्या तब्दीली कॉज की है जिसकी वजह से उन्हें वाटर लॉस हो जाने का खतरा कम है, या वो वाटर अपने अंदर बना रहे हैं और वहाँ पे महफूज कर रहे हैं। ठीक है। अब मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन जो है वो कैंगरू रैट में है। कैंगरू रैट को अल्लाह ताला ने जो है वो नेचुरली ये अडॉप्टेशन उसके अंदर रख दी है कि वो पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। पानी पिए बगैर इन द सेंस कि अगर उसे थोड़ा भी पानी मिलेगा तो वो जिंदा रह लेगा। अब वो थोड़ा पानी जिस पे उसने जिंदा रहना है वो पीने से उसको नहीं मिलता, बल्कि वो मेटाबॉलिज्म में यानी रिएक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में वो वाटर बनाता है और फिर उस वाटर पे जिंदा रहता है। ठीक है। अब वो वाटर कैसे बनाता है, वो डेजर्ट प्लांट के, यानी जो सहरा में प्लांट्स होते हैं, सहरा में पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पे जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको तोड़ता है और वाटर लेता है। जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जब हमारे अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो मेटाबॉलिकली वाटर जो है वो क्या होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये इसी वाटर को यूज़ करके वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, बल्कि पानी पीते नहीं हैं, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर जिंदा रहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिखाई गई है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस, जो हम एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज कर देते हैं, एटीपी को एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं, और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, जिसमें जो है कैंगरू रैट इसी वाटर को यूटिलाइज करके वहाँ पे जिंदा रहता है। विदाउट ड्रिंकिंग वाटर पानी पीता नहीं है। तो ये दो अडॉप्टेशन हो गई। नेक्स्ट अडॉप्टेशन की कैंगरू रैट की डायग्राम दिखाई गई। यहाँ पे बिहेवियरल अडॉप्टेशन है, यानी वो बिहेवियर कहते हैं ऐसी हर चीज़ को जो हमारे एक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो हमारे काम से रिलेटेड होती है, जो हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं। तो बिहेवियरली भी हमारे अंदर अडॉप्टेशंस हैं, यानी ऐसे करेक्टर हैं जिनके थ्रू हम वाटर लॉस नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रात को बाहर निकलते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को बाहर निकलना, डायोर्नल होता है दिन में बाहर निकलने वाले, नॉक्टर्नल होता है रात में बाहर निकलने वाले। अब रात को ये बाहर निकलेंगे, रात को तो सूरज ही नहीं है। ठीक है, जब सूरज ही नहीं है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस खुद ब खुद बहुत ही कम हो चुका होता है, तो ये अपना वाटर लूज नहीं करते। इसके अलावा जो है, हम अगर अपनी बात करें तो हम ऐसी जगह पे बैठते हैं जो ठंडी हो, ठीक है, जहाँ पे हमें पसीना ना आए, यानी हमारा वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। एनिमल्स जो होते हैं वो गर्मियों में शेडी प्लेसेस पे रहते हैं, ठंडी प्लेसेस पे रहते हैं। जो बिल में रहने वाले जानवर हैं वो बिल में रहते हैं। तो ये सारी बिहेवियरल अडॉप्टेशन होती है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल अडॉप्टेशन, यानी खाने पीने के तरीके हमारे ऐसे हैं जिनके थ्रू हम वाटर लेते भी हैं और वाटर को कंजर्व भी करते हैं। अब इन अडॉप्टेशंस को देख लेते हैं कि हम पानी पीते हैं और ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो, मॉइस्ट फूड लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गर्मियों में जो है वो तरबूजा आ जाता है,
उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो वाटर रिच होता है। इसी तरह हम ऐसे फूड ले रहे होते हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं ताकि हमारे अंदर पानी जो है वो बचा रहे या कंजर्व रहे, हमारा पानी लॉस ना हो। फिर मेटाबॉलिक वाटर को भी यूज़ करते हैं, जो हमने ऊपर कहा कि ग्लूकोज को हम जब तोड़ते हैं तो वाटर बनता है, हम उस वाटर को भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वैसे ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग के लिहाज से भी। उसमें VIP शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एनहाइड्रोबायोसिस होता है। एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब होता है पानी पिए बगैर सर्वाइव करना, ठीक है। एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी को टॉलरेट कर लेना, बर्दाश्त करने की एबिलिटी जो है उसे एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, या पानी पिए बगैर जिंदा रहना, इसे एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। तो इसमें हम कैंगरू रैट की एग्जांपल पढ़ेंगे, जो हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। कैसे जिंदा रहता है? ये डेजर्ट प्लांट के सीड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है और वाटर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक्सक्रीशन को स्टार्ट करेंगे।